धमतरी शहर में फैशन एफिनिटी ने मिस्टर, मिस एंड मिसेस कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 40 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में मेकअप आर्टिस्ट, ग्रूमिंग और रैंप पर वॉक करने वाले प्रतिभागियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पहले और दूसरे स्थान से नवाजा गया, जिसमें बाहर से पहुंचे जज ने धमतरी ग्रैंड फिनाले मिस्टर, मिस एंड मिसेस को जज किया। फैशन एफिनिटी मिस्टर, मिस और मिसेस कंपटीशन ग्रैंड फिनाले 2023 के तहत विभिन्न कैटेगरी में मिस्टर धमतरी ओके सिन्हा को बनाया गया, तो वहीं मिस धमतरी दिव्य साहू को बनाया गया और मिसेस धमतरी रचना मिश्रा को चुना गया। इसके साथ फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप सहित 9 प्रतिभागी विनर रहे। ये सभी विनर्स रायपुर के VW केनी ऑन में स्टेट लेवल पर अपना हुनर दिखाएंगे। MP के बड़वानी में छोटा बड़दा गांव में किसान के खेत में लगे जाल में तेंदुआ फंस गया। दरअसल किसान ने जंगली सुअरों को फंसाने के लिए खेत में जाल बिछाया था, जिसमें खूंखार तेंदुआ आ फंसा। इसकी खबर मिलते ही लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए। जाल में फंसे तेंदुए का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो छटपटा रहा है, दहाड़ रहा है, बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंत में जाल से निकलकर भागने में वो सफल भी होता है। लोग इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि सूचना के बाद वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची, जिसके चलते तेंदुआ वापस आजाद हो गया। अब ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ आसपास से घूम रहा होगा। हालांकि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। पर एक बार फिर NCC और गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। अद्भुत मध्य प्रदेश विषय पर भोपाल में साल समारोह आयोजित होगा। समारोह से पहले राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की फुल परेड रिहर्सल की गई। जवानों के साथ समारोह में इस बार NCC स्काउट एंड गाइड के छात्र भी मार्च करते नजर आएंगे। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। खास बात यह है कि इस पर बेस्ट बनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन झांकियों के जरिए सरकार की योजनाओं को बताया जाएगा। स्कूली छात्रों की प्रस्तुतियां भी होंगी, जिसके लिए छात्रों ने फाइनल रिहर्सल किया है और मैदान में खूब अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। अगर आप शराब का हाथा चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं शराब के बहाने कोई बदमाश आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ना ले उड़े। दरअसल उज्जैन से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां शराब खरीदने के बहाने से आए बदमाश ने दुकानदार के हाथों से पैसों की गड्डी छीन ली। बता दें कि दुकानदार रोज की तरह अहाते पर पहुंचने वाले ग्राहकों को शराब बेच रहा था। तभी वहां एक युवक आता है और शराब खरीदने के बहाने दुकानदार के हाथों से रुपयों की गड्डी छीनकर भाग जाता है। हालांकि लोगों की मदद से दुकानदार बदमाश को पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब इस पूरी घटना का CCTV भी सामने आया है। श्योपुर जिले में पशु चरवाहों के अपहरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। इससे पहले राजस्थान से 5 हथियारधारी बदमाशों की नई गैंग ने श्योपुर जिले के जंगल में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बदमाशों की नई गैंग टेरर वसूली के लिए आधा दर्जन से ज्यादा चरवाहे और ग्रामीणों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सूचना मिलने के बाद जिले की पुलिस जंगल और संभावित स्थानों पर इन बदमाशों की तलाश करने में जुट गई है। मामला जिले के ढोढर थाना इलाके का है, जहां राजस्थान के बदमाश काडू मीना अपने हथियारधारी साथियों के साथ श्योपुर जिले के जंगल में आत्मका। बदमाश लगातार पशु चरवाहों से टेरर वसूली कर रहा है और इसके लिए चरवाहों और ग्रामीणों को बंदूक दिखाकर डराया धमकाया जाता है और उनके साथ जमकर मारपीट भी की जाती है। पिछले 2 दिनों में आधा दर्जन के करीब शिकायतें पुलिस के पास आईं, जिसके बाद श्योपुर SDOP राजू रजक ढोढर और मानपुर पुलिस थाने के बल को साथ लेकर जंगल और संभावित स्थानों में बदमाशों की तलाश करने में जुट गए। श्योपुर SDOP राजू रजक का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खरगोन से आगजनी की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। घटना खरगोन के बस स्टैंड की है, जहां वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते चार्टर्ड बस में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई।
आगजनी की इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बस खरगोन से इंदौर जाने वाली थी, तभी सुबह 6 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। गनीमत रही कि जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस पर कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस में यात्री सवार होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत होने जा रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी, जिसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च आज जबलपुर पहुंची। इस मौके पर खिलाड़ियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के टॉर्च को शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए एक विशाल रैली करके निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। जबलपुर में खेलो इंडिया के तहत 4 गेम खेले जाने हैं। जबलपुर में खो खो, तीरंदाजी, तलवारबाजी और रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 700 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। कदम से कदम मिलाते एनसीसी कैडेट और स्कूली बच्चे, बैकग्राउंड में बजती धुन पर रिहर्सल करते जवान और बच्चे। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से परेड की रिहर्सल करते जवानों और एनसीसी कैडेट की तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर अंबिकापुर से सामने आई, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। कोरोना के 2 साल बाद पीजी कॉलेज ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तिरंगा फहराएंगे। वहीं रायपुर के पुलिस ग्राउंड पर जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। अभ्यास के दौरान सभी अधिकारी और प्रतिभागी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जिस गांव के हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केराबाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा में लगा हुआ है। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्गों ने दी है। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम ने कहा कि जब भी छुट्टी में आता था गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता था। केराबाही गांव की बयार ही ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3-4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। जम्मू से छुट्टी में घर आए जवान पवन 5 बहनों का इकलौता भाई है। जवान पवन कुमार ने कहा कि दोस्तों को देखकर फौज में आया। जिस गांव की माटी में देशभक्ति की खुशबू हो, वहां रहने वालों का सीना गर्व से क्यों चौड़ा ना हो। गांव के सरपंच राजकुमार मरकाम कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। गांव हो या घर, जैसा माहौल होगा बच्चे वैसा ही सीखते हैं। केराबाही गांव की आबो हवा ही कहेगी कि यहाँ के युवाओं में देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये हेलमेट है, इसमें हमने पीछे लिखवाया है। सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को खो देने के बाद नर्मदापुरम के मेहर परिवार ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। दरअसल मेहर परिवार ने एक हादसे में अपने घर के इकलौते चिराग को खो दिया था। मृतक के पिता कहते हैं कि अगर बेटे ने हेलमेट पहना होता तो शायद आज वो जिंदा होता। मृतक के पिता का कहना था कि हमारे घर का दिया बुझ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे लोग इस घटना से सीख लें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, ताकि दूसरे लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो। जिस वक्त मेहर परिवार के बेटे की मौत हुई उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी, इसलिए 21 हेलमेट युवाओं को बांटे गए और युवाओं से अपील की गई कि हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी संतोष मिश्रा भी मौजूद रहे और परिवार की सार्थक पहल का स्वागत किया। तस्वीरों में दिख रहे यह यंत्र कोई घरेलू उपकरण नहीं, बल्कि यह सरगुजा और सूरजपुर की सदियों पुरानी संस्कृति की पहचान है, जहां 19वीं सदी के दौरान सरगुजा वनों से घिरे हुआ करते थे और रियासत काल में उनकी प्रजा वनवासी आदिवासी किसान हुआ करते थे।
ऐसे में यहाँ के रहवासियों का वाद्य यंत्र घरेलू सामानों से तैयार किया जाता था, जिसके उपयोग के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे यह वाद्य यंत्र से ही शेर, बाघ जैसे खूंखार जानवरों से खुद को और फसलों को सुरक्षित रखा करते थे। इतना ही नहीं, इन्हीं वाद्य यंत्रों के सहारे राजा महाराजा जंगली जानवरों को रिझाकर पास बुलाते और शिकार किया करते थे। ऐसे में आधुनिक दौर में विलुप्त हुए इन वाद्य यंत्रों को शोधकर्ता डॉक्टर अजय चतुर्वेदी पिछले 10 सालों से दूर दराज के जंगल और पहाड़ों में आज भी बसे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्राचीन वाद्य यंत्रों को संग्रहित कर रहे हैं और आधुनिक युग में सरगुजा की संस्कृति की निशानियों को जिंदा रखने की मुहिम चलाए हुए हैं। अब तक 70 से अधिक दुर्लभ और विलुप्त वाद्य यंत्रों का संग्रहण कर चुके हैं। जांजगीर चांपा के ऐतिहासिक भीमा तालाब में नौका विहार के लिए शासन की तरफ से खर्च किए गए लाखों रुपए पानी में चले गए। आज ये मोटर बोट बंद पड़े कबाड़ में तब्दील हो गए। दरअसल प्राचीन तालाब परिसर का सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, जिसके बाद शहर वासियों की मांग पर लाखों रुपए खर्च कर 3 मोटर बोट दे दिए गए थे। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद नौका विहार बंद हो गया। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और जल्द चालू करने की मांग भी की जा रही है। घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने नौका विहार का आनंद भी नहीं लिया। काफी समय से ये नौका विहार बंद पड़े हैं, लेकिन इसकी पूछ परख लेने वाला कोई नहीं है। वहीं अधिकारी इस मामले में सिर्फ आश्वासन देते नजर आते हैं। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत बेल्जियम की ल्यूबिन सिटी का 6 सदस्यीय दल शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचा। ल्यूबिन सिटी से आया ये दल स्मार्ट सिटी का जायजा लेगा और नगर निगम के तहत चलने वाले कामों की भी जानकारी लेगा। निगम के नोडल अधिकारी शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि दल के सदस्य पहले दिन निगम के म्यूजियम और बैजाताल की वोटिंग का लुत्फ लेंगे। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, इंक्यूबेशन सेंटर और जय विलास पैलेस विजिट करेंगे। दूसरे दिन दल के सदस्य स्टार्टअप और इन्वेस्टर मीट, ग्वालियर व्यापार मेला, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस बाल भवन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ल्यूबिन सिटी की मेयर मोहम्मद उदैन शामिल हो रही थी, लेकिन निजी कारणों के चलते उनके स्थान पर डिप्टी मेयर ललन वडेरा शामिल होंगी। नीमच के बांसखेड़ी थाना इलाके में बर्खास्त प्रधान आरक्षक ने अपनी लाइसेंसी गन से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से आरक्षक की मौत हो गई। तस्वीर में दिख रहा एक कमरे में एक बेड नजर आता है और बेड पर कुछ सामान रखा है। बेड के पास से आरक्षक जमीन पर पड़ा हुआ है, सिर से खून निकल रहा है। देखने से ही समझ आ रहा है कि आरक्षक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद की जान ली है। बता दें, आरक्षक किसी मामले में बर्खास्त चल रहा था। पुलिस शुरुआती तौर पर इसी को ही खुदकुशी का कारण मान रही है। फिलहाल पुलिस ने घटना की सूचना परिवार वालों को दे दी है। पुलिस के मुताबिक साल 2005 में गोविंद सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने पर पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद से ही आरक्षक तनाव में चल रहा था। दुर्ग से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर में देखिए, बाइक चला रहा युवक ना तो हेलमेट पहने हैं और ना ही ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहा है। ऊपर से बाइक को ट्रैफिक के बीच लहरा रहा है। कभी दाएं ओर तो कभी बाईं ओर बाइक चला रहा है। पीछे से आ रहे वाहनों को इसकी वजह से खासी परेशानी उठानी पड़ी। सड़क पर खुलेआम युवाओं का स्टंट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, यात्रियों से भरी बस में बस का ड्राइवर चलती बस में फोन चला रहा है और ऐसे में नजर हटने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोनों वीडियो पर दुर्ग एसपी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है, मगर इसे कम करने को लेकर सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।
यही वजह है कि हौसले से लबरेज एक 4 साल की मासूम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर पर्यावरण संरक्षण समेत नदियों को साफ रखने का संदेश दे रही है। मासूम राजेश्वर गिरी 25 किलोमीटर रोज पैदल चलती है। नन्हे कदमों को परिक्रमा पथ की पथरीली और कटीली पगडंडी भी नहीं डिगा पा रही है। अपने माता पिता के साथ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रही 4.5 साल की मासूम राजेश्वरी के नर्मदा के प्रति भक्ति और आस्था देखकर हर कोई हैरान है। खेलने कूदने की इस उम्र में महज 4.5 साल की ये बिटिया रोज 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलती है। मासूम परिक्रमा के दौरान पिछले 3 महीने से अब तक करीब 2500 किलोमीटर पैदल चल चुकी है और करीब 700 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने वाली है। महाराष्ट्र अहमदनगर जिले के चेड़ गांव निवासी जावद दंपत्ति पहले भी नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं और इस बार वे अपनी लाडली राजेश्वरी के कहने पर ही नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। राजेश्वरी के पिता रमेश यादव बताते हैं कि वे अपने इलाके में कथा वाचन का काम करते हैं, जिसके कारण उनके परिवार का माहौल धार्मिक होता है और बचपन से ही उनकी बेटी ने ये सब देखा है और समझा है, जिस वजह से ही उसे नर्मदा परिक्रमा करने की प्रेरणा मिली है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने एमपी के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। लोकेश धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई हैं। उन्हें फोन पर धमकी दी गई है कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस अधिकारी घटना की जांच में जुटे हैं। इस बीच धमकियों को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि धमकी देना गलत बात है और वो कोई भी अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को संज्ञान लेते हुए उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। जिस शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को धमकी दी, उसका नाम अमर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस शख्स ने बाबा के परिवार को धमकी दी है, उसका पता लगाया जा रहा है। उस मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा है जिससे लोकेश गर्ग को फोन किया गया था। बेंगलुरु की सड़कों पर सरपट दौड़ रही यह अजीब सी गाड़ी देखते ही देखते मोस्ट सर्च्ड बन गई है। वीडियो में 3 पहियों वाला एक अजीब सा दिखने वाला वाहन नजर आ रहा है। दरअसल ये एक वेलो मोबाइल है जो असल में 3 पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है। आमतौर पर ये यूरोपीय देशों में देखी जाती है। इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श वाहन है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार हो सकता है। नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमनियाई कंपनी वेलो मोबाइल वर्ल्ड ने किया है। इसके चारों ओर एक कवर है जिसमें ड्राइवर को हर मौसम में सुरक्षा मिलती है। सड़क पर थोड़े प्रयास से ही यह 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बाइक का वजन लगभग 25 किलोग्राम है। वेलो मोबाइल साइकिल खरीदना सस्ता नहीं है। बेंगलुरु में स्पॉट किए गए मॉडल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। कला की दुनिया में तमाम नए प्रयोग होते रहते हैं और खासकर युवा कलाकारों की दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो रही है। बदलते सामाजिक परिदृश्य को गहराई से देखना, समझना और उसे अपने तमाम कला रूपों में उतार देना आज के कलाकारों के लिए चुनौती भी है और इसे लेकर उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी है। यह हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। गुजरात के वडोदरा में मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स ने यूनाइटेड वर्ल्ड चाइल्ड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें 11 देशों के नवोदित चित्रकारों ने हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन से आए चित्रकारों ने कैनवास पर अपने समय की पीड़ा उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। थीम जो है ये एग्जीबिशन का वो हैप्पीनेस है और कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप ये दरिया में आओ, कलरफुल दरिया में, और डूबो। सब लोग, पेरेंट्स भी आओ, बच्चे भी आओ, टीचर्स भी आओ, सब लोग आओ। कौन सी थीम रखी है और कितनी कंट्रीज जुड़ी है? इसमें टोटल 11 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया। एंड थीम हैप्पीनेस है बिकॉज हम 2 साल से कोविड में से पास हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है थम सा गया था
और उसको हमने थोड़ा सा गति दिया क्योंकि वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना कलरफुल वर्ड से शुरुआत की जाए।